बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रॉम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले तो कहते हैं कि जब से पीडीएम ने रावलपिंडी में जलसे की तारीख दी है, बहुत से हलकों में घबराहट तारी है कि रावलपिंडी में जलसा ना करें, कहीं और जलसा कर लें। अभी पीडीएम ने सिर्फ लियाकत बाग में जलसा करने का ऐलान किया हुआ है, जलसा किया नहीं, लेकिन घबराहट हर तरफ फैल गई है कि कहीं मौलाना फजलुर रहमान रावलपिंडी जलसा करने आए और वहीं से दाएं बाएं या इधर उधर ना हो जाए। तो जरा ये कहते हैं, बल्कि खबर है और खबर देता हूं थोड़ी देर के बाद, तो जरा ये बताते हैं कि पिछले कई रोज से पीडीएम से फरमाइशें की जा रही थी कि जब सारे मामला ठीक ठीक चल रहे हैं और अपोजिशन के साथ की गई कमिटमेंट्स भी पूरी हो रही हैं, तो फिर रावलपिंडी में जलसा करने की जरूरत क्या है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान उस पर नहीं मान रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान का इसरार यह था कि वो रावलपिंडी में मेहमान नवाजी की ऑफर से लुत्फअंदोज होना चाहते हैं। फिर नवाज शरीफ को दरमियान में डाला गया और आज नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को फोन करके उनसे ये दरखास्त की कि जलसे का मुकाम तब्दील कर दें और रावलपिंडी की बजाय कहीं और जलसा कर ले। तो खबर यह है कि रावलपिंडी में अब जलसा नहीं होगा और पीडीएम 5 फरवरी को रावलपिंडी की बजाय मुजफ्फराबाद में जलसा करेगी। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में उनके करीबी लोग बताते हैं कि वो नवाज शरीफ के अलावा किसी की नहीं सुन रहे। इससे पहले पीपल पार्टी की क़यादत भी उन्हें रावलपिंडी में जलसा करने के मामले पर नजर सानी का कह चुकी है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अपने फैसले पर डटे हुए थे कि जलसा तो रावलपिंडी में होगा। लेकिन नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को फोन करके इस बात पर कायल कर लिया कि 5 फरवरी को पीडीएम रावलपिंडी की बजाय कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुजफ्फराबाद में जलसा करेगी। तो जरा ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की और हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी की जानिब से यानी बिलावल भुट्टो की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। नवाज शरीफ ये समझते हैं कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बजाय पीडीएम अगर अपने तयशुदा लाएअमल और एजेंडे पर गामजन रहे तो कामयाबी के ज्यादा चांसेस है। पीडीएम के अगले इजलास में इस तजवीज के हवाले से फैसला किया जाएगा कि क्या यह तजवीज काबिल अमल है या नहीं। तो मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ से गुफ्तगू के फौरन बाद जरदारी साहब से भी रब्ता किया, उनको फोन किया, उनसे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बहुत से लोग कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस कॉल हुई और तीनों रहनुमाओं ने एक दूसरे से मौजूदा सियासी सूरत हाल और पीडीएम के अगले लाएअमल पर तबादला ख्याल किया। अब पीपल पार्टी की जानिब से यह तजवीज भी सामने आ रही है कि सेनेट का इलेक्शन मुश्तरका तौर पर लड़ा जाए। तो फैसला यह किया गया है कि इस पर अगले इजलास में गौर किया जाएगा। तो पीडीएम के 3 बड़ों के अचानक राब्ते और सियासी सूरत हाल पर तबादले ने एक नई सियासी हलचल पैदा कर दी है और पीडीएम के हवाले से जो हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही थी या हुकूमत के वुज़रा ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए थे कि पीडीएम खत्म हो गई है और अब उनमें बहुत सारे इख्तिलाफात हैं। इस कॉन्फ्रेंस कॉल से या इस गुफ्तगू से लगता ही है कि पीडीएम जो है वो अपनी जगह मौजूद है और वो अपने एजेंडे की तरफ बढ़ रही है। अब अपोजिशन की जानिब से रावलपिंडी की बजाय मुजफ्फराबाद में जलसा करने के फैसले से लगता ही है कि अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट दोनों साबका रंजिशों को खत्म करने के लिए संजीदा कोशिशों पर मसरूफ है। यानी अब वो पोजीशन नहीं है कि जैसे हर एक अपनी पोजीशन लिए हुआ था और कोई भी एक कदम पीछे नहीं हट रहा था। तो जो एक कदम पीछे हटने वाली तजवीज कैसे आई थी कि सब एक कदम पीछे हटे और मामला को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, वो लगता यूं है कि वो तजवीज कहीं ना कहीं मान ली गई है और बहुत से लोग अपोजिशन भी और ताकतवर लोग भी वो सब एक कदम पीछे हट रहे हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि पीडीएम का जो 4 फरवरी का इजलास है वो बड़ा अहम इजलास है। उस इजलास में सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी गौर किया जाएगा और सेनेट का इलेक्शन इत्तेहाद की सूरत में लड़ा जाएगा, जिस पर कमोबेश तमाम सियासी जमातें राजी हैं। लेकिन असल मसला पीपल पार्टी की तरफ से इन हाउस तब्दीली के ऑप्शन की तजवीज पर गौर करना है। उस पर इस वक्त पीपल पार्टी के अलावा कोई पीडीएम की जमात उसकी हमायत नहीं कर रही। तो लुब्बे लबाब यह है कि रावलपिंडी जलसा ना करने के पीछे भी नवाज शरीफ का फैसला है, जो ये साबित कर रहा है कि अब भी फैसले नवाज शरीफ के चल रहे हैं, चाहे पीडीएम हो, चाहे पीएमएलएन हो या बहुत बड़ा सियासी इत्तेहाद जो बना हुआ है इस वक्त अपोजिशन का, उसमें नवाज शरीफ ही फैसला कुन पोजिशन इख्तियार करते हैं और उन्हीं का फैसला चलता है।
तो कई जमातें शामिल है पीडीएम में, लेकिन उसको लीड इस वक्त नवाज शरीफ कर रहे हैं। तो ये है एक उसकी पिक्चर। अब इसमें जो दूसरी अहम शख्सियत है जो बहुत तेजी से उभर के सामने आई है, और वो मौलाना फजलुर रहमान का किरदार है। उनका कमाल ये है कि उन्होंने मुख्तलिफ राय रखने के बावजूद दो बड़ी सियासी जमातों को इत्मीनान में ले रखा है, और खुद वो प्रैक्टिकली तौर पर मैदान में है। तो जरा ये कहते हैं कि वजीर दाखिला शेर रशीद, जिन्होंने ये टास्क लिया था कि मदरसों के बच्चों को वो रोकेंगे और उलमा को कायल कर लेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान के धरने या उसकी तहरीक में शामिल ना हो, तो जो टास्क उन्हें दिया गया था वो उसमें कामयाब नहीं हुए। तो शेर रशीद ने तो हाथ खड़े कर लिए हैं। जिसके बाद इंटेलिजेंस रिपोर्टें जो सामने आई उनके उसमें ये कहा गया था कि पीडीएम रावलपिंडी में कोई बड़ा सरप्राइज देने वाली है। उसके बाद से ये एफर्ट्स की जा रही थी कि किसी तरह पीडीएम को रावलपिंडी में जलसे से बाज रखा जाए, यो ने कहा जाए कहीं और जलसा कर ले। तो बहुत से लोग इस सिलसिले में भागदौड़ कर रहे थे। अब जो लोग वहां से पैगाम लेके नवाज शरीफ के पास जा रहे हैं या नवाज शरीफ को पैगाम रसानी कर रहे हैं, तो उसी से लगता है कि मूवमेंट कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही थी। तो नवाज शरीफ को इस बात पर कायल कर लिया गया कि रावलपिंडी में सियासी मैदान ना लगा जाए, इसका दुश्मन कुव्वतें फायदा उठा सकती है, और मुजाहिरीन या जो लोग भी जलसे में शरीक होने आएंगे उनकी आड़ में बहुत सी दुश्मन कुव्वतें उसका फायदा उठा सकती है। तो अब ये तो एक जाहिर मौकफ है, लेकिन जो असल मामला है, जो असल अंदर की कहानी है, वो ये है कि मेजबानों ने मेहमान नवाजी से माजरत कर ली है, जिसके बाद मुकाम एहतजाज अब बदल दिया गया है। तो मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से बात करने के बाद वजीर आजम आजाद कश्मीर से भी मिले, उनके साथ शायद कार अब्बासी भी थे, और तय ये पाया कि 5 फरवरी को अपोजिशन रावलपिंडी में ताकत दिखाने की बजाय अब पाकिस्तान के दुश्मन भारत को असल ताकत दिखाएगी, ताकि भारतीयों की नींदें हराम की जाएं और कश्मीरियों को यह हौसला रहे कि पाकिस्तान उनके साथ मजबूत तरीके से खड़ा है। तो हुकूमत इस बात पर बुरी तरह सटपटा उठी है, और एकदम हुकूमती सफों में हलचल भी मची हुई है कि अपोजिशन अचानक पीछे क्यों हट गई। अपोजिशन तो सीधी नेक टू नेक हो रही थी और इदारों के साथ बिल्कुल वो नेक टू नेक थी। उनका ख्याल यह था कि पीडीएम या अपोजिशन नवाज शरीफ या मौलाना फजलुर रहमान वो बार बार मुख्तलिफ हलकों को चैलेंज कर रहे हैं, तो वो चैलेंज करके फंस गए हैं। तो अब अपोजिशन वाले जाने और पीडीएम वाले जाने, लेकिन लगता ही कि इस बात की अपोजिशन को भी समझ है और ये दाव उलट पड़ गया है, जो हुकूमत के लिए तशवीश का बायस बन गया। और मौलाना फजलुर रहमान जो हुकूमत को पहले ही एक आंख नहीं भाते थे, उन्हें नैब के जरिए घेरा डालने की कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। हमदर्दों ने उन्हें रोक दिया था कि ऐसी गलती ना करें। तो अब खिफत मिटाने के लिए उनके खिलाफ एक नया महाज रचा गया, उनके खिलाफ एक फॉरेन फंडिंग केस दायर किया गया। इलेक्शन कमीशन में JUIFA के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात का मुतालबा किया गया। तो PTI के फॉरेन फंडिंग केस के एक्सपर्ट है फरख हबीब, उन्होंने JUIFA के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में एक दरखास्त जमा कराई है, जिस दरखास्त में उन्होंने ये इल्जाम आयद किया कि JUIFA के एक्स लीडर हाफिज हुसैन अहमद, जो अब जाहिर है JUIFA का हिस्सा तो नहीं है लेकिन वो खुद को JUI का हिस्सा कहते हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि उनकी जमात लिबिया और इराक से फंड लेती रही है। अब चूंकि हाफिज हुसैन अहमद JUIFA का हिस्सा नहीं है, तो उनके इस बयान को मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ यकीनी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। उसी की बुनियाद पर यह फॉरेन फंडिंग केस जो है वो दायर किया गया है कि फजलुर रहमान को 2 बैरूने मुल्क से जो है वो फंडिंग होती रही। वो लीबिया का नाम लेते हैं, वो इराक का नाम लेते हैं। तो आज मैंने इलेक्शन कमीशन में ये जमा करवाया है कि बुला लें फजलुर रहमान साहब को भी और हाफिज हुसैन अहमद साहब को भी बुला लें, मौलाना शेरानी साहब को भी बुला लें। ये वो शख्स है जो फॉरेन फंडिंग का इल्जाम PTI के ऊपर लगा रहा था, लेकिन इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने फजलुर रहमान की फॉरेन फंडिंग का जो है वो भांडा फोड़ दिया है। तो ये मौलाना फजलुर रहमान के अलावा हुकूमत ने इल्जाम लगाए हैं, बल्कि हाफिज हुसैन अहमद के बयान के ऊपर रख कर इल्जाम लगाए। तो मौलाना फजलुर रहमान के अलावा हुकूमती रिएक्शन जो है वो गैर मतोको नहीं है। हुकूमती हलकों का मौकफ ये है कि तहरीक से डर नहीं लगता, मौलाना फजलुर रहमान से डर लगता है कि कहीं वो काफिले लेकर उस तरफ न चल पड़े जहां साहबाने इक्तदार बराजमान है। तो अब उनके खिलाफ एक केस भी दायर कर दिया गया कि शायद इलेक्शन कमीशन में ही उनके खिलाफ कुछ निकल है। यहां पे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। हातम ताई का नाम तो सुना होगा और हातम ताई की कब्र पर लात मारना ये मिसाल भी सब ने सुनी होगी, लेकिन इसका अमली मुजाहरा इस हुकूमत ने किया और ऐसा किया कि इसकी मिसाल माजी करीब में यानी किसी भी हुकूमत के दौर में नहीं मिलती। पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना हो तो कहेंगे कि 20 रुपए इजाफा बनता था मगर हमने 10 रुपए कर दिया, यानी 10 रुपए का हमने लोगों को रिलीफ दे दिया है। बिजली कीमत में इजाफा करना हो तो यह बताया जाता है कि बिजली कीमत में एक्चुअल इजाफा 2 रुपए 15 पैसे फी यूनिट था, लेकिन हमने 1 रुपया 95 पैसे इजाफा किया है और कौम को खुशखबरी ये सुनाई जाती है कि इजाफा ज्यादा होना था, लेकिन जहां पना को कौम पर रहम आ गया है, इसलिए इस इजाफे में कमी कर दी गई है। अब ताजा तरीन खुशखबरी यह है कि सकूक बांड के लिए F9 पार्क को गिरवी रखने की तजवीज दी गई थी, जो खान साहब ने काबीना के इजलास में मुस्तरद कर दी है। ये काफी दिनों से ये बात मीडिया पर जेर गर्दिश थी कि हुकूमत सकूक बांड की जमानत के लिए F9 पार्क को गिरवी रख रही है। तो कौम को यह खुशखबरी सुनाई गई है कि खान साहब नहीं माने कि किसी पार्क को गिरवी रखकर कर्ज लिया जाए, लेकिन पिछले साल हुकूमत ने कराची एयरपोर्ट को गिरवी रखकर 500 अरब रुपए हासिल किए थे और अब पार्क गिरवी नहीं रखा जा रहा। वजीर आजम की यह आला ज़र्फी है कि उन्होंने सोचा कि अगर पार्क गिरवी रख देंगे तो हो सकता है कि कर्ज देने वाले पार्क उठाकर न ले जाएं या पार्क पर कब्जा न कर लें, और जिन्होंने पार्क में सैर करनी होती है वो खुद को कर्ज खा ना समझे और शर्मिंदा ना फिरे। वज़ीर आज़म को हालांकि बहुत से लोग जो रिलेटेड लोग हैं जिन्होंने ये सारा प्रोसेस किया, उन्होंने समझाया कि माय लॉर्ड, ये गिरवी रखना एक वो कहते हैं ना फॉर्मेलिटी होती है, जमानत के तौर पर किसी न किसी चीज को गिरवी रखना जरूरी होता है। जैसे कोई शख्स, कोई आम आदमी अपने मकान का या दुकान का कर्ज ले तो फिर मकान के या दुकान के कागज वो गिरवी रखता है, तो असल जो प्रॉपर्टी है यानी मकान हो या दुकान हो तो मालिक के पास रहता है। लेकिन मोहतरम वज़ीर आज़म साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी कि पार्क को गिरवी रखा जाए। चूंकि खुद खान साहब फिटनेस फ्रीक हैं, बड़े फिट आदमी है और एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें पता है कि लोग पार्क में दौड़ लगाते हैं, वॉक करते हैं, तो उन्हें ये लगा होगा कि पार्क में जो लोग जॉगिंग करने जाते हैं वो खुद को कहीं वो कहते हैं ना मकरूज ना समझे या वो खुद को शर्मिंदा ना फील करे। तो ताजा खबर ये है कि F9 पार्क को अब गिरवी नहीं रखा जाएगा, लेकिन ये मतलब इसका नहीं है कि कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी जाएगी। उसकी जगह इस्लामाबाद क्लब को गिरवी रखने की मंजूरी दी गई है। तो खान साहब का फैन क्लब इस बात पर खुशी से धमाले डाल रहा है कि खान साहब ने पार्क गिरवी रखने की तजवीज को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए खान साहब के मुखालफिन उनके इस फेल पर खान साहब की तारीफ करेंगे और नवाज शरीफ की मजम्मत करेंगे। अब नवाज शरीफ की मजम्मत क्यों करेंगे? क्योंकि नवाज शरीफ हुकूमत ने कौम के कई असासे गिरवी रखे थे, जिसमें मोटरवे या और बड़ी चीजें थी, जिसको गिरवी रख के इन्होंने सकूक बांड जारी किए, कुछ और किए। तो मेरे नजदीक जो असल सवाल है वो ये नहीं है कि पार्क को गिरवी रखना चाहिए था या खान साहब ने पार्क को गिरवी ना रखने का एक वो कहते हैं तारीखी काम किया है। मेरा सवाल तो सादा सा है कि खान साहब ने तो असल में वज़ीर आज़म बनने के बाद इस मुल्क के कर्जे उतारने थे, जो असासे गिरवी रखे थे, जो करप्ट बेईमान और चोर या जो भी कह लें आप उनको, वो हुकूमतें पाकिस्तान के असासों को जो गिरवी रख गई थी उनको तो वो असासे वागुजार कराने थे, हमें उससे रिलीफ देना था। 200 अरब डॉलर बाहर से मंगवाने थे और 100 अरब डॉलर हमने IMF के मुंह पर मारने थे ताकि दोबारा हमें कर्ज न लेना पड़े और जो कर्ज लिया वापस कर दे। फिर 100 अरब डॉलर हमारे पास बच रहा था जो हमने अवाम पर खर्च करना था। लेकिन यहां तो कर्जे खत्म नहीं हो रहे। तो खान साहब और उनकी जमात तो साबका हुकूमतों पर यह इल्जाम लगाती थी कि वो साथ से गिरवी रखकर मुल्की मामला चला रहे हैं और हम आएंगे तो ये कर देंगे और वो कर देंगे और हम तो ये काम नहीं करेंगे, हम तो खुदकुशी कर लेंगे, कर्जा नहीं लेंगे और पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। 2-2.5 साल गुजरने के बाद भी अगर खान साहब उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं तो फिर क्या कहा जाए। अब 2019 में कराची एयरपोर्ट को 500 अरब में बेचकर यानी गिरवी रखकर काम चलाया गया, तो फर्क क्या रह गया उस करप्ट बेईमान और चोर हुकूमत में और मौजूदा हुकूमत में? तो फिर तो ये कहना पड़ेगा, कहते हैं ना करप्ट और बेईमानों के नक्शे कदम पर चलने वाले ईमानदार कैसे हो सकते हैं? ईमानदार तो वो होंगे जो ईमानदार लोगों के नक्शे कदम पर चलते हैं। तो बेईमानों के नक्शे कदम पर चलने वाले बड़ी माजरत के साथ ईमानदार तो नहीं कहला सकते। आगे बढ़ते हैं, वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज गुफ्तगू कर रहे हैं हामिद मीर के साथ। देखते हैं कि
उनके पास मौजू किया है वॉच वजीर इत्तलात शिबली फराज। साहब को 2.5 साल हो गए, इतना कर्ज लिया, एक चीज बनाई बताइए? मां सिवाय कि जहांगीर तरीन साहब को बहुत अमीर कर दिया और चीनी महंगी कर दी, और मां सिवाय के दवाइयां अद्वियात महंगी कर दी, मां सिवाय के आटा महंगा कर दिया। इमरान खान ने क्या बनाया है इस मुल्क के लिए? जी क्या बनाया? जी देखिए, मैं पहली बात तो ये कि मैं तो समझ रहा था कि ये एक एकेडमिक गुफ्तगू होगी, लेकिन ये आदत से मजबूर हैं और ये इन्होंने इस तरह की बातें करनी है। तो इन्होंने अपनी पिछली जो पहला इनकी कन्वर्सेशन थी उसमें इन्होंने कहा था कि इनकी अखलाकी जुर्रत, यानी आप देखिए कि बात कौन कर रहा है। मिफ्ता इस्माइल जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जिसके के लीडर हैं नवाज शरीफ। कौन सा नवाज शरीफ? वो नवाज शरीफ जो कि अदालतों से भागा हुआ है, जिसको अदालतों ने एब्सकॉन्डर किया हुआ है। वो वाला नवाज शरीफ जिसने के लंदन में अपनी जायदादें बनाई हुई हैं, जिसकी वजह से हमें ये ब्रॉडशीट के जुर्माने देने पड़े। ये वाला नवाज शरीफ जो कि कब्जा ग्रुप, जो खोखर ग्रुप जो अभी डिस्कवर हुआ है, उस पे जो है तो ये उसको पैटर्नाइज करते थे। आप किस बात का आपका अखलाकी जवाज है कि आप टीवी में भी आए? मिफ्ता, आप तो बात भी नहीं कर सकते। आपकी लीडरशिप इतनी डिस्क्रेडिटेड है, इतनी उसकी एक स्याह तारीख है, स्याहकारियों की एक ऐसी तारीख है कि उसमें आप जो है तो अभी आप बड़े फख्र से कह रहे हैं कि जी आपने मोटरवे बनाए हैं, आपने पुल बनाए हैं। हमें पता है कि आपने जो इस मुल्क में जो लोग थे उनको सेहत नहीं दी है। आपने एक अस्पताल बनाया। आप मुझे ये बताएं कि आपने एक कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाई जिसपे कि आप फख्र कर सके? आपने ये सड़क और पुल इसलिए बनाए ना बिकॉज इसमें आपका पैसा बनता था, इसकी कमीशंस हैं। वो क्या है, रिपोर्ट में ये भी है कि 160 मिलियन वो जो आपने जो मोटरवे की कमीशन ली थी। ये सारी चीजें आपको तो अखलाक नाम की चीज का जिक्र भी नहीं करना चाहिए। आपने इस मुल्क के लिए ना लोगों को यहाँ पे तालीम पे खर्च किया, ना आपने सेहत पे कुछ खर्च किया। आप यही मोटरवे और ये बिकॉज इसमें आपके कमीशन बनते थे। ये बिग आजकल दानश्वरों की जो सबसे बड़ी तादाद है वो ट्विटर पर पाई जाती है, और ट्विटर के एक दानश्वर ने ये कहा है, यानी उसका ये कॉल है कि अच्छा हुआ शिबली फराज और वलीद इकबाल हुक्मरान जमात का हिस्सा बन गए, वरना हमने सारी जिंदगी उनकी इज्जत ही करते रहना था। तो एक इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का चश्मे चिराग है और दूसरा अहमद फराज का फर्जंद है। अब शिबली फराज साहब का मौक़िफ़ ये है कि नवाज शरीफ हुकूमत के जिन कामों की इस वक्त मीडिया, बाज काम ऐसे है जिसकी मीडिया तारीफ भी करता है, तो वो काम जो कि नवाज शरीफ हुकूमत ने किए सिर्फ वो काम थे जिनमें उन्होंने कमीशन लिया। यानी अगर कमीशन ना लेना होता तो नवाज शरीफ हुकूमत काम ही नहीं करती, और मौजूदा हुकूमत चूंकि कमीशन की शौकीन नहीं है तो इसलिए वो कोई काम कर ही नहीं रही। तो कभी किसी ने इस तरह की मिसाल सुनी है कि जब कोई अपनी नाकामी और नालायकी को इस तरह जस्टिफाई करे कि अगले की कामयाबी उसे अपनी नालायकी के मुकाबले में बिल्कुल छोटी लगे या बेकार लगे? तो शिबली फराज साहब जब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने जो भी काम किया वो कमीशन के लिए किया, तो उन्हें फिर ये बता देना चाहिए कि नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करने के लिए कितना कमीशन लिया, और फिर नवाज शरीफ ने जो कराची और वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान बनाया, ऑपरेशन हुआ, तो क्या उसमें से भी कमीशन लिया? या फिर मुल्क को जब उन्होंने 5.8% GDP रेट दिया, उस ग्रेट ग्रोथ रेट तक वो पहुंचाया उन्होंने, तो उसमें से तो उतना उन्हें कितना कमीशन मिला? फिर उनके दौर में महंगाई 3% थी, तो महंगाई कम रखने का कमीशन उन्होंने कितना हासिल किया? अब नवाज शरीफ दौर में सड़कें, पुल और अंडरपासेज समेत जितने तरक्याती काम हुए वो सारे के उसमें मोस्टली सी पैक का हिस्सा है। जो बड़े बड़े जैसे ऑरेंज ट्रेन है या ऑरेंज लाइन है, मेट्रोज है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट सी पैक का हिस्सा है। उनमें से कमीशन लेने का मतलब तो ये है कि नवाज शरीफ ने फिर चीन की हुकूमत से कमीशन लिया होगा। तो ये इल्जाम आप नवाज शरीफ ज्यादा उस मुल्क पर लगा रहे हैं जिसके ऊपर आपको अपने से ज्यादा एतमाद है। चीन की दोस्ती का तो हम सारे ही जो है वो बड़ा उस पर प्राउड फील करते हैं, और हम ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने कमीशन ली और चीन अगर चाइनीज से ली तो इसका मतलब चाइनीज रिश्वत देते हैं। तो ये शिकवा चीन की हुकूमत ने भी खास से किया था। सी पैक में जो बहुत बड़ा एक खलल आया था जिसमें चीन ने ये शिकवा किया था कि आपकी हुकूमत हमें रिश्वतखोर समझती है, हमें ये समझती है कि हमने रिश्वत दी है। तो जब ये शिकवा किया था तो फिर बहुत से लोगों के हाथों के तोते उड़ गए थे कि हमारा मतलब ये नहीं था, वो नहीं था, फला नहीं था। तो खुद जिन्होंने एक धेले का काम नहीं किया उन्हें क्या पता कि अदरक का स्वाद क्या होता है। साबका हुकूमतों में नुक्स निकालने वाले क्या ये बता सकते हैं कि उन्होंने अब तक अवाम को सेहत और तालीम में क्या दिया? एक कोरोना और दूसरे स्कूलों से छुट्टियां। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और कुछ दोस्तों की बात करते हैं। हमारे दोस्त, उनके पास एक खबर है और ये खबर पाकिस्तान की सियासत, और यहाँ से वो सीधा लैंड कर रहे हैं अमेरिका। तो देखते हैं कि हमारे दोस्तों ने क्या कॉन्सेप्ट और क्या थ्योरी इस हवाले से बयान किया। वॉच हमारे दोस्त। पार्टी को एक साइड पे मैं रख रहा हूँ पहले दिन से, वो आखिरी दिन तक एक साइड पे ही रहेगी, वो अपनी पॉलिसी चेंज करने वाली नहीं है। शरीफ फैमिली, मौलाना किससे मदद मांग रहे हैं हुकूमत गिराने के लिए? अब दाखिली तौर पे तो वो हो गए हैं नाकाम। जरा सुनाइए जी। आलमी हालात इस हद तक पेचीदा हो गए हैं कि उस पेचीदा सूरत हाल में जो बाइडन से एक तवक्को रखी जा सकती है कि वो जमहूरी रिवायात की पासदारी करते हुए पूरी दुनिया में अवाम की राय को देखें। अगर जो बाइडन आए हैं तो वो एक तजर्बाकार सियासतदान है। एक तवील जमाने तक वो सेनेट के रुकन रहे, फिर एक तवील अरसे तक वो नायब सदर रहे, तो उनको हुकूमत करने का और सियासत करने का एक तवील तजर्बा हासिल है और उसका फायदा उठाना चाहिए। जब इस वक्त दुनिया को लीड कर रहा है अमेरिका, तो पूरी दुनिया की इंसानियत को फायदा उठाना चाहिए। पूरी दुनिया की इंसानियत को फायदा। फजल रहमान का मामा लगता हो। चौधरी साहब देखें, गुस्से नहीं होना, बल्कि इसका आप तज्जिया करें कितनी ओपनली मदद मांग रहे हैं अमेरिका से। अमेरिका के सदर से विकीपीडिया और विकी लीक्स, उसमें उन्होंने कहा कि वो कहते हैं मुझे हर कीमत पर वजीर से बनाए, जो आप कहते हैं मैं पहले साइन करके देता हूँ। जी वो क्या बातें दिखाएं जी जरा। हमारा तो रोना ये है दिखाएं। आपके अदारे जो है। अब हमारे दोस्त फरमा रहे हैं कि जो बाइडन उन्होंने मामा लगता है, चले उनका नहीं लगता तो फिर किसी और का लगता होगा। तो बहुत से लोग तो जो बाइडन से बहुत सारी तवक्कुआत लगाए बैठे हैं। अब इस बात को जरा रियलिटी पे देखें, हकीकत पर परखें। जब किसी को दीवार से लगा दिया जाए, हाँ वो सियासी जमातें हो या कोई और हो, और उनके सुनने वाला कोई ना हो, सारी ताकतें एक तरफ हों, तो फिर लोग किस तरफ देखते हैं? यकीनी तौर पर लोग बाहर की तरफ देखते हैं, और अमेरिका की तरफ तो हम सब देखते रहते हैं। ये हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस बात का इतराफ करना पड़ेगा कि हम एक अरसे से देखते अमेरिका की तरफ है। अगर किसी को याद हो तो हमने छठे बहरी बेड़े की तरफ भी देखा था, तो वो तो पूरा मुल्क ही देख रहा था। तो कोई माने या ना माने, अब मैं आपको रियलिटी बताता हूं कि पाकिस्तान में एक तासुर मौजूद है कि यहां पर हमेशा हुकूमतें बंदोबस्त के तहत बनती हैं, पहले से अरेंज होते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आलमी एस्टेब्लिशमेंट का किरदार जरूर रहता है। लोकल एस्टेब्लिशमेंट तो होती है। अब बहुत से ममालिक ऐसे जहां पर अमेरिका का बहुत ज्यादा असर रसूख है और उन मुल्कों के फैसले अमेरिका करता है, जिसकी वजह से लोग अमेरिका की तरफ देखते हैं। अब ये बात लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये रियलिटी है कि अमेरिका हमें डू मोर कहता था कि हम करते नहीं थे, और उस वक्त भी करते थे जब हमारे ऊपर बड़े ताकतवर हुक्मरान बैठे हुए थे। अब अमेरिका चूंकि बुनियादी तौर पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अभी आपने देखा कि किस तरह ट्रंप हार गया, लेकिन इसके बावजूद इक़्तिदार से निकल गया और बाइडन आया, और उसने ये जमहूरी ट्रांजैक्शन बड़ा स्मूथ हुआ। और बाइडन ने आते ही ये नहीं कहा कि जनाब जो चले गए बड़े करप्ट थे, और जो ट्रंप था वो बड़ा झूठा था, और ट्रंप बड़ा करप्ट था, और ट्रंप ने जो है वो उस मुल्क को डुबो दिया। चूंकि वो डेमोक्रेटिक मुल्क है और वो डेमोक्रेसी के ट्रांजैक्शन को समझते हैं, इसलिए दुनिया भर में जो जमहूरियत पसंद होते हैं वो बहुत सी उम्मीदें अमेरिका से वाबस्ता किए होते हैं। वो समझते हैं कि अमेरिका जमहूरियत और ह्यूमन राइट्स का लंबरदार है। हालांकि बहुत सी जगहों पे अमेरिका नाम का ह्यूमन राइट्स का लंबरदार है। जैसे कश्मीर में हम कहते हैं जुल्म हो रहा है और अमेरिका की ने आंखें बंद कर रखी हैं, तो वो अमेरिका से मुराद उस वक्त का जो भी सरबराह होता है। तो ट्रंप साहब ने आंखें बंद कर रखी है, पता नहीं बाइडन आंखें खोलते कि नहीं खोलते, लेकिन जमहूरियत को अमेरिका हमेशा जो है सपोर्ट जरूर करता है। चाहे वो कहते हैं ना दिखाने के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो वो ताकतवर जो लोग होते हैं जैसे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट होती है उसको भी सपोर्ट करता है। अब जो डेमोक्रेसी की बात है, बेनजीर भुट्टो उसकी वाज़ह मिसाल है कि अगर आलमी एस्टैब्लिशमेंट दबाव ना डालती तो उस वक्त के जो सदर थे मुशर्रफ, वो कभी सियासतदानों को एनआरओ ना देते। उन पर आलमी दबाव था, जिसकी वजह से उन्होंने उन सियासतदानों को मुल्क वापस आने की इजाजत दी जिनको वो निकाल चुके थे। तो अगर एनआरओ ना होता तो ना बेनजीर आती ना नवाज शरीफ आते। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो या फिर पीटीआई की मौजूदा हुकूमत हो, जिसको भी इक्तदार में आना होता है या मिलना होता है, लोगों को पहले से मालूम हो जाता है
कि एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव किस तरफ है, और एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव ही लोगों पर यह आश्कारा कर देता है कि अगली हुकूमत किसको मिलने वाली है। यह हकीकत है कि आज भी हुकूमतें हों या इक़्तिदार की ख्वाहिश रखने वाली ताकतें हों या फिर अमरीकी इमदाद पर आंखें गाड़े हुए लोग हों, सब अमरीका की तरफ देखते हैं। क्या लोग इस बात से इनकार कर सकते हैं कि जब से जो बाइडेन आए हैं दुनिया इस बात का इंतजार करी कि जो बाइडेन क्या करते हैं, उसकी पॉलिसी क्या होगी, मुल्कों के हवाले से क्या होगी, अमेरिका की पॉलिसी क्या होगी, क्या वो ट्रंप से मुख्तलिफ होंगे, उनकी पॉलिसियों से हटकर कुछ करेंगे। खुद हमारी हुकूमत इस बात के इंतजार में है कि ट्रंप के बाद बाइडेन क्या करेंगे और बाइडेन अफगानिस्तान के हवाले से क्या पॉलिसी इख्तियार करेंगे, पाकिस्तान के हवाले से क्या करेंगे, इंडिया के हवाले से क्या करेंगे, पलड़ा किस तरह भारी रहेगा। तो अपोजिशन भी इस पूरे सेटअप का हिस्सा है, वो भी इस इंतजार में है कि अमेरिका पाकिस्तान के हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगा। तो मौलाना फजलुर रहमान के इस इंटरव्यू से अगर कोई तासुर ले रहा है कि उन्होंने अमेरिका से इमदाद मांग ली है या अमेरिका से उन्होंने अपील कर दी, अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, तो देख तो सारे ही रहे हैं। अमेरिका है ही सुपर पावर, आलमी ताकत है, वो कहते रहे कि जो करेगा अमेरिका ही करेगा। अब कुछ इंडिया की बात करें, इंडिया में किसानों का कई रोज से एहतजाज जारी है। हमने उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, ना कभी कवर किया, लेकिन आज तो फिर वो इसलिए नहीं कवर किया कि इंडियन समझते हैं कि हम जानबूझ के भारत के जो मामला है उनको हाईलाइट करते हैं और उनके ऊपर जो है वो हम अपने प्रोग्राम करते हैं। तो हमें कोई शौक नहीं इंडिया के इश्यूज को लेके हाईलाइट करने का, हमारे अपने बहुत सारे प्रॉब्लम है। लेकिन चूंकि ये एक इंटरनेशनल इशू हो चुका है, आज यौम जमहूरिया भारत था तो उसमें भारतीय किसान जो है वो ट्रैक्टर लेकर निकले और पहुंच गए जनाब एहतजाज करने। तो पुलिस के साथ झड़पें हुई दिल्ली के अंदर, दिल्ली कैपिटल है, तो इन झड़पों में कई अफराद जख्मी हुए, जबकि अब तक इतला थी कि एक किसान इसमें हलाक हो गया। तो भारतीय मीडिया के मुताबिक यौम जमहूरिया के मौके पर हजारों एहतजाजी किसान अपने ट्रैक्टरों पर सवार हुए और दिल्ली की सड़कों में जनाब दंदनाते हुए पहुंचे और सीधे पहुंच गए लाल किले। तो मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद थी जो कि कैपिटल की दिल्ली की सरहद से, बाउंड्री वॉल से शुरू हुई और उन्होंने परेड शुरू की और जो एक काफिला है वो पहुंचा लाल किले और लाल किले पहुंचकर उन्होंने खालिस्तान तहरीक का परचम लहरा दिया। सिखों में एक तहरीक चल रही है आज़ादी के लिए जो कि मजहबी भी है और उनकी आज़ादी की भी तहरीक है जो खालिस्तान तहरीक कहलाती है। तो लाल किले के ऊपर खालिस्तान तहरीक ने अपना परचम लहरा दिया, जिसके बाद फिर पुलिस जो है वो फैंटी लगाने चल पड़ी। किसानों को उन्होंने फैंटी लगाई, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस चलाए, पानी की तोप का इस्तेमाल किया। तो दिल्ली के जो इतराफ की रियासतें, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी समेत कई रियासतों के लोग जो है वो काफिले बना के पहुंचे और इस वक्त मतलब अब मुझे नहीं पता हजारों कहूं कि लाखों कहूं, लेकिन जो खुद वहां पे लोग आई विटनेस है वो बेहतर बता सकते हैं। जो हमें मनाजर नजर आ रहे हैं उसमें तो ये बड़ी तादाद है और ये लगता है कि जैसे पूरा पंजाब ही और पूरा ये जो उनका नॉर्थ का एरिया है वो सब हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ, खासकर जो एग्रीकल्चर लॉ है इंडिया के, जो एग्रीकल्चर लॉ है उसके खिलाफ भारतीय किसान एहतजाज करें। तो भारत का पंजाब वो है जो कि पूरे भारत को जो है अपनी खुराक जो फीड करता है, खासा ज़रई मुल्क का ज़ाहिर है। पाकिस्तानी पंजाब और भारतीय पंजाब ये दोनों ज़रई इलाके हैं और दोनों में बहुत ही ज़्यादा खुराक पैदा होती है, खाने पीने की अशिया पैदा होती है। तो अब वो ये ज़रई एरिया है, इन वहाँ पे बहुत खेत खलिहान है। तो जब फेडरल गवर्नमेंट बैठे हुए लोग ज़रई कवानीन बनाते हैं तो वो ग्राउंड रियलिटीज़ को भूल जाते हैं। तो अब इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे ही हुआ है, वहाँ पे कुछ ऐसे एग्रीकल्चर लॉ बनाए गए जिन पर किसान एहतजाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब ये वापस लें और जब तक वापस नहीं लेंगे हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये प्रोटेस्ट आज यौम जमहूरिया के दौरान जो ना वो यानी कंबाइन हो गया और फिर इसमें बड़े बड़े लोग जो हैं वो इसके का हिस्सा बने, इसके यानी निशाना बने। और ये एहतजाज अब तक जब हम इसको समअप करेंगे तो ये जारी है और लोग आ रहे हैं, पता नहीं वहाँ पे क्या हालात बनते हैं। तो इंडिया के अंदर भारतीय किसानों का एहतजाज जो है वो बहुत ही शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जो लुब-ए-लुबाब ये है कि भारतीय कवानीन किसानों के मुतालबात नहीं मान रही और किसान अपने मुतालबात बनवाने के लिए हर हद पार करने पर तैयार है और अब एक किसान भी उसमें चल बसा है। तो यानी इस तहरीक में खून भी शामिल हो गया है और आगे भी देखें तो अभी ये मामला भी खत्म नहीं हुआ, ये मामला भी चल रहा है। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तज्जियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ ऐसे इफ्तिखार के आदमी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।